सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर कैसे? सर मैं बहुत खुश और हैरान हूँ, और हैरान और खुश इस वजह से हूँ कि मुझे अभी पता लगा है कि आप कितना ज़्यादा रिसाइकलिंग में बिलीव करते हैं। और जैसे मौसम बेहतर हुआ है तो आपको पता है कि शादी सीज़न एक्सटेंड हो गया, तो शादियां धड़ धड़ हो रही हैं। ये जो आप टाई पहन के आए हैं ना, ये मुझे लगता है कि किसी खातून के लहंगे में से निकली है, कोई पीस बच गया। सर वाह सर, ये सर इस टाई की बड़ी एक स्टोरी है, लेकिन वो टीवी पे नहीं मैं बता पाऊंगा। जाहिर है अगर लहंगे से निकली है तो नहीं, लहंगे से नहीं निकली। अलबत्ता इस टाइप की हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को हिस्ट्री में रहने देंगे मेरे ख्याल में। और बाकी सर मैं आपको कहा था रिपीट नहीं होने दूंगा भाई, टाइम रिपीट नहीं होने देंगे सर। बाकी आपने जिक्र कर ही दिया गर्मी का, तो गर्मी नहीं आने दे रहे, और ये मेरे ख्याल में आप नहीं अकेले, आप एक दीवार बन के खड़े हुए हैं गर्मी के सामने कि मैंने नहीं आने देना। सर बिल्कुल, मैं तो बल्कि आपसे पूछना चाहता था कि अगर मेट डिपार्टमेंट वालों की चुम्मियां लेनी हो तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? सर सबसे पहले तो मेरा मशवरा होगा कि ना लें। ठीक है, वो लोग जो हैं वो हर वक्त जो है वो किसी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने जो हैं बैठे होते हैं, वेदर देख रहे होते हैं, आपको नहीं पता उसके बाद क्या होगा आपकी उस चीज़ की बात, इसलिए आपको रेकमेंड मैं नहीं करता। दूसरा सर मेट डिपार्टमेंट लोग मेट डिपार्टमेंट में होंगे। अच्छा, कि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेट डिपार्टमेंट का अभी स्टेटमेंट आई है कोई 3-4 दिन पहले कि इस साल उतनी गर्मी नहीं पड़ेगी। सो सर इससे अच्छी खबर तो मैंने मेरा नहीं ख्याल सुनी है कभी, और इस साल मैं दोबारा सुनूंगा। सर मैं ये खबर हर साल सुनता हूँ, ये हर साल सुर्खियों में हल्की हल्की ये आती है, और तकरीबन हर साल ये गलत ही साबित होती है, लेकिन शायद इस दफ़ा कुछ कर दिया। असल में सर मेट डिपार्टमेंट का सीन ये है कि उनकी जो रेलेवेंस है ना वो आती है जब कोई साइक्लोन अलर्ट आता है तो लोग एकदम से चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। और दूसरा रूरल हाल कमेटी जो है उसके अंदर एक मेट डिपार्टमेंट का ही बंदा आता है, और जब ईद और बाकी चीज़ों का चांद देखते हैं और वो बताते हैं फलाने बंदे की कंट्रीब्यूशन, तो उसमें एंड में जो है ना बिल्कुल मेट डिपार्टमेंट का बंदा आता है। इसलिए वापस जाऊँगा आपकी चुम्मी वाली बात पर, सर आप ना कीजिएगा। ओके सर आगे चलते हैं। ये जो आप मुझे मौके पर रोक देते हैं ना कुछ चीजें करने से, ये मैंने देखा कि उससे मेरी जिंदगी में बड़ा मुस्बत असर पड़ता है। इसलिए तो आप यहाँ बैठे हैं ना कि आप बानी पीटीआई के साथ। अच्छा सर ऐसा करते हैं कि अब हम आगे चलते हैं, और आपने जिक्र कर दिया गर्मी का और बाकी चीज़ों की, तो डिस्कोज जो हैं और जो ये ही वाले सर बिल्कुल, और उनकी पार्टी जो है वो ख़त्म नहीं हो रही। तो सर हुआ ऐसे कि आज से 1-2 दिन पहले जो मिनिस्टर है हमारे पावर के अवैस अहमद खान लगारी साहब, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई। सो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ, फिर उन पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा जी, जो सबसे अच्छी बात लगी हमें वो ये थी कि जी सोलर जो पैनल्स हैं और सोलर बिजली जो है जो जनरेट होती है उसके जो रेट्स हैं जो कंज्यूमर को दिए जा रहे हैं उनको हम रिव्यू करेंगे, रिवाइज़ करेंगे। मतलब ये प्रो सोलर बात उन्होंने एक हद तक की है। इस पर आप, मुझे पता है आपका एक टेक है, उस पर आते हैं, लेकिन मैं उससे पहले आपको फिगर देना चाहता हूँ। वो ये कि 6800 मेगावाट जो है सोलर पैनल इम्पोर्ट हो चुके हैं, ये मतलब एक साल का मुझे मेरे ख्याल में बता रहे थे वो, जिसमें से सिर्फ 700 मेगावाट जो है वो नेट मीटर की तरफ गया। तो इसका मतलब है नेट मीटर जो है वो उसना से लगी, पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि नेट मीटर नहीं लग रहे। अच्छा, ये तो सोलर की हद तक उन्होंने बात की, इस पर हम डिस्कशन करते हैं। उसके अलावा उन्होंने तोपों का रुख जो है वो अपने खुद अमले के ऊपर भी किया और चोरों के ऊपर भी किया। वो कहते ये हैं कि तकरीबन एनुअल लॉस जो है थेफ्ट का वो 560 बिलियन रुपीज़ है, जिसमें से 200 बिलियन यूनिट्स जो हैं वो हैं जो बिल हो जाते हैं 200 बिलियन रुपए के, लेकिन उनकी रिसीव नहीं होते उनके पैसे, लोग जो है बिल नहीं पे करते, चोरी कर लेते हैं। और 360 बिलियन जो है वो इस किस्म की चोरी है जो अफसरान जो हैं डिस्कोस के वो खुद से उसके अंदर मुलफ़िज़ होते हैं। ठीक है, उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ामात खुद अपने ऊपर और अपनी जो ज़ाहिर पावर के मिनिस्टर हैं तो उनके नीचे सारे डिस्कोज आते हैं उनके ऊपर लगाए हैं। उसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि ओवर बिलिंग बाकी से सर्कुलर डेट एक क्रिएट हो गया आउटस्टैंडिंग अमाउंट का, जो टोटल उसकी है 1.9 ट्रिलियन रुपीस, और जो कि अब आउटस्टैंडिंग है। सो ये सारी तमाम चीज़ें हैं। ये एनर्जी जो है पाकिस्तान का एक हमेशा से एक बहुत बड़ा इशू रहा है, और उसके अंदर उन्होंने फिर एक ये भी बात कर दी कि 23 अप्रैल उन्होंने अपने तमाम डिस्कोस के अफसरान को कहा है कि आप जो कुंडे होते हैं जो लगे होते हैं दीगर जगहों पर जहाँ चोरी होती है बिजली, उनका रिमूवल करें और ये मामला जो इनको ठीक करें।
अच्छा, कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें, इतना वसी। सोलर से आ जाए फिर। चले सोलर से आते हैं। अच्छा, मैंने भी ये रिपोर्ट पढ़ी है सर। मुझे यकीनन आप ठीक कह रहे होंगे, मुझे सही समझ नहीं लगी होगी, लेकिन मुझे जो खदशा है ना वो ये है कि ये जो रिवाइज़ तो करने चाहिए इनको नेट मीटरिंग के रेट्स, और वो रिवाइज़ इसलिए करने चाहिए क्योंकि पिछले 3 सालों में जो यूनिट हम इंपोर्ट करते हैं उसकी कीमत तो शायद 10 दफ़ा बढ़ चुकी है, लेकिन जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसकी कीमत मेरे ख्याल में वही है जो 3 साल पहले थी। दूसरी चीज़ लेकिन मुझे ये लगता है कि उनके रिवाइज़ करने का मतलब ये नहीं है कि वो इसको बेहतर करेंगे फॉर एक्सपोर्टर्स एज इन फॉर पीपल हु हैव इंस्टॉल्ड नेट मीटर्स या सोलर्स। मेरे ख्याल में ये उसको मज़ीद कम कर देंगे, और उसकी सिर्फ एक वजह है और मेरा डर है, और वजह ये है कि जिस तरह वो ये कह रहे हैं कि जी कंजम्पशन बढ़ानी है हमने, ठीक है, कंजम्पशन बढ़ाने के लिए इस किस्म की चीज़ होगी। अच्छा, अब कंजम्पशन बढ़ाने की ज़रूरी है। आपको याद होगा कि पिछले कुछ 4-5 साल से सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग अप्रैल के महीने में होती थी। वो क्यों होती थी? वो 2-3 वजूहात की वजह से होती थी। एक तो ये कि गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती थी अप्रैल में, हीट वेव आ जाती थी जो इस साल नहीं आई। अच्छा, दूसरी चीज़, हर साल गवर्नमेंट ये उम्मीद करती थी कि गर्मी आएगी मई जून से, सो अप्रैल में वो तेल या LNG या ऐसी जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं बिजली बनाने के लिए वो इंपोर्ट नहीं करते थे कि यार अप्रैल गुजर जाएगा, मई जून में मंगवा लेंगे, बिल इकट्ठा हो जाएगा वरना। हाँ, वो इस वजह से अप्रैल में बिजली। अच्छा, फिर एक और चीज़ ये होती थी, ये उम्मीद कि अगर गर्मी आ गई अप्रैल में तो दरिया वगैरह भी खुल जाएंगे, तो उसकी वजह से जो हम हाइडल बनाते हैं वो भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। अच्छा, गर्मी भी आ जाती थी, पानी भी फ्रोजन रहता था, सो उधर से हाइडल भी नहीं बनती थी, इधर से हमने तेल या LNG के पैसे भी नहीं दिए होते थे। सो ये सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स मिलके तो करते ये थे कि लोड शेडिंग टका के होती थी। अब हालांकि जाहिर है मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, इसमें बहरहाल अप्रैल से ज़्यादा ही गर्मी होती है, लेकिन उसमें इतनी लोड शेडिंग नहीं होती थी। अच्छा, इस साल आप देखें लोड शेडिंग ना होने के बराबर है। किसी जगह 1 घंटे है, किसी जगह 2 घंटे है। उसके अलावा हमने इसी शो पे बैठ के बात की थी, आप नहर पे चले जाएं, आप पुलों के नीचे चले जाएं, हुकूमत जहां जहां बत्ती फिट कर सकती थी उसने बत्ती फिट कर दी है, फुवारों में लाइटें लगा दी हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ लाइट दे दी है। अच्छा, वो हुआ ये है कि अब सरकार को दुख की कैपेसिटी चार्ज रहा है, ठीक है, कि हमारे जो जितने IPPs लगे हैं उनके साथ हमने प्रॉमिस किया था कि जी आपकी कम अज़ कम ऑन बैड मंथ्स, बैड डेज भी इतनी बिजली हम ज़रूर कंज्यूम किया करेंगे ताकि आपका इतना मुनाफा जो है वो इंश्योर हो सके। अब हमें ट्रांसलेट आगे हमें पास ऑन होता है कंज्यूमर को। बिल्कुल। अब वो मसला ये है कि जब बिजली लोगों ने राशन करनी शुरू कर दी है तो हमने, अवाम ने पैसे तो देने ही देने हैं, तो फिर अब सरकार कह रही है कि यार फिर सड़कों पे लगा दो, नहरों पे पेल दो। मतलब ठीक है कि हमने बिजली तो खर्चनी है क्योंकि हम उसके पैसे तो दे ही रहे हैं इनएडवर्टेंटली। सो ये सारे मसले। अच्छा, ये एक चीज हो गई कि अप्रैल में, और अब ये क्या कह रहे हैं कि हमने नेट मीटरिंग वालों का कोई एक ऐसा फॉर्मूला निकालना है कि कंजम्पशन बढ़े, कम ना हो, क्योंकि इस तरह से तो वो अपने यूनिट अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो सर्कुलर चार्ज तो वहीं पे है। अच्छा, कैपेसिटी चार्ज। अच्छा, कैपेसिटी चार्ज का प्रॉब्लम क्या है कि अगेन हुकूमत इससे बच सकती ही नहीं थी। वो इसलिए नहीं बच सकती थी, सबसे पहले जब ये IPPs वाला मामला अर्ली 90s में शुरू हुआ तो हमें ज़रूरत थी बिजली की, और हमारे पास पैसे नहीं थे प्लांट्स लगाने के। यहाँ पर जो हुकूमत थी उसने राब्ता किया, फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया, डील्स को इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन वो डील्स IMF ने भी वेट की हुई थी, वर्ल्ड बैंक ने भी वेट की हुई थी। यहाँ तक भी इल्ज़ाम लगता है कि वो डील्स शायद बना के ही वर्ल्ड बैंक ने भेजी थी कि एज इट इज़ आप करें। अच्छा, लेकिन फिर वही बात है कि महंगी बिजली से ख़राब एक ही चीज़ होती है और वो होती है बिजली का ना होना। सो हमने वो इनिशिएट कर दी। अच्छा, इन प्लांट्स के साथ होता ये है कि आप जब लगाते हो तो बिजली बहुत महंगी पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे वो प्लांट चलते चले जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता यूनिट कम होना शुरू हो जाता है क्योंकि आप उसकी मेजॉरिटी पेमेंट कर चुके होते हो। इस असना में आप नया प्लांट भी लगा रहे होते हो, सो उसका आपको यूनिट महंगा पड़ा होता है, पुराने वाले का सस्ता पड़ा होता है। करते करते 3-4 फेजेस में जब प्लांट्स लग जाते हैं तो फिर वो उसके बाद ना एक ऐसे लेवल पे आ जाते हैं कि बिजली की कॉस्ट इवन हो जाती है। यहाँ पे हुआ ये कि तब की PTI
जब आई नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, PMLN PTI एक ही पार्टी है, तो इन्होंने कहा कि जी ये तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स में बड़ी करप्शन हो गई है, इन्होंने पकड़ पकड़ के बंदे अंदर करने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि इन्होंने एक बरतानवी शख्स को भी अंदर कर दिया जो कि एक इसी तरह फॉरेन इन्वेस्टर था। वो जाहिर है वो महीने में छूट गया, लेकिन हुआ क्या कि उससे जो फॉरेन इन्वेस्टर था उसका जो है ट्रस्ट खत्म हो गया इस गवर्नमेंट के ऊपर से, बेसिकली पाकिस्तानी रियासत के ऊपर से। उन्होंने कहा जी यहाँ पे तो आके इन्वेस्ट करना ही नहीं बनता। उसके बाद से फिर ये ट्रेंड शुरू हो गया कि एक हुकूमत आके कॉन्ट्रैक्ट करती थी, अगली हुकूमत आके कहती थी इसमें करप्शन हो गई है और सारा कुछ उखाड़ पकाड़ देती थी। अब ये जो नई IPPs के लगी हैं, जो बेसिकली जो भी पावर प्लांट्स लगे हैं, इनको IPPs कहें कुछ भी कहें, जिस तरह से भी ये बिजली बना रही हैं, ये 2013 से 18 के दरमियान में ज़्यादातर लगी हुई हैं जो नई हैं। और उसमें यही हुआ था कि इतना ज़्यादा डेफिसिट हो चुका हुआ था, ट्रस्ट डेफिसिट फॉरेन इन्वेस्टर का, कि उन्होंने फिर जो रेट्स भी रखे कि आप इंश्योर करें कि कम से कम इतनी बिजली आप लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उस पर हमने वो किए कबूल। अब वो हमें दुख रहे हैं, लेकिन इसका इलाज ही कोई नहीं। आज आप इनको फिर कहो कि जी ख़त्म कर देंगे, बिल्कुल वैसे ही है कि हम डेट रीस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं। डेट रीस्ट्रक्चरिंग लोकल तो आप कर सकते हो, ठीक है, जो आप लोकल बैंक से कर रहे हो। अगर आप आज कहो कि हमने IMF से लेके, तो हमने जो बॉन्ड बेचे हुए हैं बाहर उनसे लेके हमने फॉरेन डेट की भी रीस्ट्रक्चरिंग करनी है, वो भी सकता है। वो क्या बड़ा आसान होता है कि आप बिल्कुल ही खोल के बैठ जाओ कि जी हमारे पास तो कुछ नहीं है देने के लिए, आपने रीस्ट्रक्चर करना है कि नहीं करना। वो आगे से कहेंगे हाँ ठीक है, मतलब मुल्क तो नहीं खत्म करना, तो चलो ठीक है कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद होगा क्या, दोबारा कभी कोई आपको लोन देने आएगा, दोबारा कोई आपके बॉन्ड खरीदेगा, दोबारा आप में कोई इंटरेस्ट। सो ये बड़ा ट्रिकी मामला। इसमें आपने जैसे IPPs का जिक्र किया तो मुझे याद है हमने शो के ऊपर एक खबर दी थी जिसपे आप और मैं बड़े एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि आपको याद, आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं पावर सेक्टर के बारे में, मैं भी देखता रहता हूँ। तो सर ये था कि IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स जो है जो रह गई हैं उनको उनकी ड्यूरेशन तक ले जाया जाएगा, जो कि गालिबन इस साल के बीच में तक ख़त्म हो जाने हैं काफ़ी IPP कॉन्ट्रैक्ट्स, और उनको रिन्यूअल्स नहीं देंगे वो। कैपेसिटी चार्जेस नंबर 1, नंबर 2 ये करना चाह रहे हैं कि एक फ्री मार्केट क्रिएट हो जाए बिजली खरीदने के लिए, जो आपके मेरे लिए और इंडस्ट्रियल के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, कि वो बिजली खरीद सकें उससे। तो सर वो प्रोग्राम जो है वो तो बहुत अच्छा था ऑन द फेस ऑफ इट, लेकिन अब उसके बाद से उसकी कोई मुझे अपडेट नहीं है मेरे पास। ये लगारी साहब ने भी उसके ऊपर कोई जिक्र नहीं किया कि अगर तो वो मार्केट प्लेस क्रिएट हो जाती है तो फिर आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी से बिजली लें, लेकिन जब तक IPPs है तब तक आप ये कर नहीं सकते। बिल्कुल। सो मसला ये है कि वो अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है ना उस मार्केट प्लेस क्रिएट होने से पहले। सबसे पहले तो डिस्कोज का या तो प्रोविंशियल लेवल पे जो है आना जरूरी है, या फिर इनका प्राइवेटाइज होना ज़रूरी है। फिलहाल दोनों ऐसी चीज़ें हमें होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उसके पीछे भी जो मसले हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। नंबर 1, आपने बात किया कि जी ये FIA की इंक्वायरी चल रही है कि जिसमें बिजली चोरी जो हो रही है उसमें डिस्कोस के अपने मुलाजमीन मुलव्वस हैं। जी बिल्कुल हो रही है, बल्कि ज़्यादा पैसे जो आउटस्टैंडिंग है वो अफसरान जो चोरी करवाते हैं उसके हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। अच्छा, लेस्को के इस वक्त कुछ अफसरान अंदर हैं, FIA ने पकड़ा हुआ है उनको। गैपको में एक बड़ा मजेदार काम हुआ। गैपको में कोई 100 मिलियन के कितने की चोरी थी। गैपको है गुजरावाला। हाँ, अच्छा, उसमें इन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया कुछ अफसरान को। सो गैपको ने FIA के दफ्तर की बिजली काट दी। सो FIA ने अब उनके बंदे रिलीज कर दिए कि बत्ती बहाल करें। हाँ, सो प्रॉब्लम ये है कि ये बात, इसको ठीक है हम इस पे हंस रहे हैं, लेकिन ये बड़ी एक टेंस सिचुएशन है। ये टेंस सिचुएशन पता है किस तरह है? गवर्नमेंट के अपने इदारों के अंदर इन फाइटिंग शुरू हो गई है। ठीक है, मतलब FIA क्या किसी और मुल्क का इदारा है, लेस्को या गैपको क्या किसी और मुल्क की है। सो ये अंदर लड़ाई शुरू हो गई है। ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। ये जो बात करते हैं ना सर्कुलर डेट, जो 1.9 ट्रिलियन आपने जो जिक्र किया है इसका, ये कोई इस गवर्नमेंट का है, ये पिछली गवर्नमेंट का है, ये उससे पिछली गवर्नमेंट, और ये तो पता नहीं कब का एक्यूमुलेट हो रहा है। हाँ। अब वो, और इसमें तो वो सब्सिडी भी शामिल है जो गैस पे हमने दी। ये मतलब मुशर्रफ तौर से, बल्कि उससे भी शायद पहले का एक्यूमुलेट हो रहा है, जो आज यहाँ पे पहुंच गया है कि अब हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो समझ नहीं आ रही कि मुल्क कैसे चलेगा। ठीक है, तो ये तो इसमें वो गैस सब्सिडीज शामिल हैं जो हमने दी, इसमें वो बिजली की सब्सिडीज शामिल हैं जो हमने दी, इसमें जो पेट्रोल हमने अक्सर सस्ता करके बेचा इसमें वो भी शामिल है। अच्छा, फिर हालात ये हैं कि आपको पता है कि इस हुकूमत ने पिछले एक हफ्ते में 656 बिलियन रुपए
बोरो किए हैं लोकल बैंक से। अच्छा, वो जो हम बात करते थे इंटरिम गवर्नमेंट की कि जी इन्होंने 4 ट्रिलियन रुपए लोकल बैंक से बोरो किए हैं 9 महीने में, जो कि रिकॉर्ड एवर है पाकिस्तान की तारीख में, वो 5.5 ट्रिलियन हो चुका है। अभी अप्रैल है, अभी ये फिस्कल साल जून 30 को ख़त्म होना है। सो अब हालात इस जगह पे पहुंच गए हैं। अगेन आप अगर ये कहोगे कि जी लोग, सपोज आपने एक इन्वेस्टमेंट की है सोलर में, ये अगर मैं सही समझाऊं और ये आपको अब इस तरह से उसके टैरिफ चेंज करना चाहते हैं कि आपको उस पर बेनिफिट होने के बजाय थोड़ा सा नुकसान होना शुरू हो जाए, आप उसको बर्दाश्त करेंगे? क्यों करेंगे? आप एक गुड कंज्यूमर है, ठीक है। आप तो पहले ही आप सोलर पे गए इसलिए थे कि आपको पता ये लगना शुरू हो गया कि यार जो बिजली चोरी होती है उसका बिल भी मैं देता हूँ, जो अपने बिल पे नहीं करता, डिफॉल्ट कर जाता है, उसका बिल भी मैं देता हूँ, जो टाइमली पे नहीं कर सकता, किस्तें करवाता है, उसका बिल भी टाइमली मैं। सो आप और आपके सोलर पे जाने से गवर्नमेंट को इतनी तकलीफ क्यों हुई है? उसकी वजह ये है कि आप तो गुड कस्टमर थे, आप क्यों चले गए सोलर पे? सर बिल्कुल, और सर इससे ये और बात भी बड़ी वाज़ेह होती है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये पॉइंट करती हैं टुवर्ड्स करप्शन, ये पॉइंट करती हैं टुवर्ड्स मिसमैनेजमेंट, और एक आज जैसे आपने कहा एक तवील अरसे की मिसमैनेजमेंट है, ये को आज की नहीं है। तो सर इन चीज़ों को ऑब्वियसली थोड़ा और बारीकी से देखना पड़ेगा, और ये बिलगारी साहब ने चले नोटिस लिया है और कुछ अल्टीमेटम्स भी दिए हैं, कुछ फिगर्स भी उन्होंने बताए हैं जो बहुत ज़्यादा हैं। तो इनके ऊपर देखते हैं सर गवर्नमेंट अब आगे जाते हुए क्या करती है। यहाँ जाना है हमने एक छोटी सी ब्रेक के ऊपर, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर अमेरिका चलते हैं सर प्लीज सामान लेके आऊं। सर बहुत बहुत आपको मुबारक हो, खुशखबरी। थैंक यू सर हमारी जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की दरख्वास्त की गई थी IMF को, वो एक्सेप्ट कर ली गई है उनकी तरफ से। अब सुनने में आया ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के ज़राए जो हैं वो कहते हैं कि 6 से 8 बिलियन मज़ीद लोन जो है 3 से 4 साल ओवर 3 और 4 ईयर्स जो है वो अप्रूव्ड है। मतलब वो अप्रूव्ड इन द सेंस ये है कि उसके ऊपर IMF जो है वो राज़ी है। ज़ाहिर है इसको नेगोशिएट करेंगे। वो 6 से 8 का मतलब है कि उन्होंने अपने आप को बफर दिया कि ये 6 तो होगा ही, क्योंकि हम 6 चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब ने कहा है कि एटलीस्ट 6 बिलियन से कुछ गुजारा हो जाएगा हमारा, तो 6 तो हमें चाहिए। वो आगे से यानी 4 देना हमने। तो ये बेसिकली उन्होंने इसको इस तरह नहीं ट्रीट करना चाहिए कि जी ये पैसे आ गए बस हो गए, अब ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ अ नॉड दिया है कि हाँ आप EFF में चले जाएं और 3 to 4 ईयर्स के ऊपर इसको प्लान करेंगे, 6 to 8 बिलियन इसकी होगी। और ज़ाहिर है हम तो चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। उसके अलावा जो हमारा एक क्लाइमेट फ़ंड की तरफ हम जा रहे थे, वो एक सेकंड दरख्वास्त है इसके अंदर, और वो उसकी मई के महीने के अंदर वो डिसाइड होगा कि वो आया हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्लाइमेट डेविस्टेशन और उसकी मद में IMF का प्रोग्राम है, और वो प्रोग्राम जो है वो बेसिकली उन मुल्कों के लिए है जो बहुत फॉल्ट लाइन्स में है क्लाइमेट की हद तक, लेकिन उनकी अपनी गलती नहीं है, उनका कार्बन फुटप्रिंट कम है, जो कि पाकिस्तान डेफिनेटली है। ये हमारे जो सैलाब सारे आए थे अभी, वो भी इस चीज़ को फर्दर दिखाते हैं। 1.2 बिलियन का ये क्लाइमेट वाला प्रोग्राम होगा, 6 to 8 बिलियन का ये वाला प्रोग्राम होगा, और ये अब आगे जाने वाले दिनों में हमें पता चलेगा कि हमें कैसे मिलता है। अब मुज़ाकरात जो हैं वो ज़रा टफ होने वाले हैं, नेगोशिएट उनसे किया जाएगा, लेकिन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और जो हमारी टीम है वो समझ रहे हैं कि हमें एटलीस्ट 6 बिलियन तक तो मिल जाना चाहिए है। सर ये वैसे तो जाहिर है खुशखबरी है, और आपको भी मुबारक हो। पैसे तो जहाँ से और माजरत के साथ सॉरी सर, अप्रैल के एंड में जो रिमेनिंग पिछले प्रोग्राम के 1.1 बिलियन है वो भी मिल जाएंगे। पैसे जहाँ से भी आ रहे हों और जितने भी आ रहे हों अच्छी बात होती है, लेकिन मैं जो है ना उतना खुश नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि नंबर 1, जिस तरह से अभी आपने वो बात की कि ये तो नेक्स्ट प्लान है ना, वो जो पिछला प्लान था जिसकी 1.1 की ट्रांच आखिरी रह चुकी भी थी, और हम जब पूरे इलेक्शन से 6 महीने पहले से ये कह रहे थे कि जी इलेक्शन डिले नहीं हो सकते क्योंकि वो किस्त आनी है, तो वो किस्त भी अभी तक नहीं आई। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ ये है कि ये जो हम जो बाकी पैसे हैं 6 बिलियन, वो तो एक तरफ, जो क्लाइमेट वाले हैं जो कि एक्चुअली हम डिज़र्व करते हैं, उसमें हमारा क्लेम ये है कि हमारा 30 बिलियन का नुकसान हो चुका है, वो दे रहे हैं 1.2 बिलियन। ठीक है, खास थी 1.2 की। हाँ, सो प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अभी हमें ना ये एक इशारा है कि हमें वो बेयरली अलाइव रखना चाहते हैं।
ठीक है, इससे ज़्यादा का उनका भी अभी जहन नहीं है, और जाहिर है उनको भी हम ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि हम अपनी हरकतें भी ठीक नहीं कर रहे। सो हमारा ये जो पिछली हमारी बात चल रही थी पूरी बिजली के ऊपर, तो हमने अभी तक अगेन क्या नतीजा निकला है कि वो ठीक है बातें तो इन्होंने कर दी हैं, ये तो हमें पहले भी पता था कि डिस्कोज की जो है बेस के ऊपर बेसिकली डिस्कोज खुद मुलव्वस हैं इस सारी चीज़ में, लेकिन इसके लिए हमने अभी तक क्या किया है? यहाँ पर तो ग्रिड के लेवल पर मीटर नहीं आज तक इंस्टॉल हुए कि कहीं एग्जैक्टली ये पता ही ना लग जाए कि बिजली चोरी हो कितनी रही है। सो यहाँ पर तो जब इतनी बेसिक चीज़ें हम करने से घबराते हैं, यहाँ पे ये बात हो रही है, यही जो रिपोर्ट पेश हुई है ना, इसमें लगारी साहब ने कहा जी कि जब मैंने ये पूछा कि क्या हम जो करप्ट अफसरान हैं उनको फायर करके तो नए इंजीनियर्स हायर कर सकते हैं जो कि क्वालिफाइड हों, तो इनको आगे से कहा गया कि नहीं कर सकते। सो यहाँ जिस मुल्क में मिनिस्टर ये ना कर सकता हो, वो क्या उसकी ताकत होगी, वो क्या ही कर लेगा। और अगर ये बात अंग्रेजी अखबार के ऊपर छपी है, मैंने और आपने पढ़ ली है, तो दुनिया नहीं पढ़ रही कि इसमें क्या हो रहा है। अच्छा, इसी तरह ये सऊदी अरब से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए, सऊदी अरब ने हामी भी भरी है, आए हुए आजकल आए भी हुए हैं। लेकिन आपने आज की रिपोर्ट पढ़ी होगी, शहबाज शरीफ साहब ने कहा है जी कि सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट करे, उनको प्लान्स दिखाए गए हैं बिजनेसेस के जिसमें मिनिमम 14% प्रॉफिट बताया गया है उनको, और मैक्सिमम कुछ ऐसे भी हैं प्रोजेक्ट्स जिसमें उनको बताया गया है कि आपको 50% प्रॉफिट होगा। और शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैं खुद इसको सुपरवाइज करूंगा और इंश्योर करूंगा कि जब भी आपने अपना प्रॉफिट लेके बाहर निकलना है तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, या मंथली या ईयरली बेसिस पे जब भी आपने अपने पैसे निकालने हैं तो आपके वो स्मूथली हो जाए। सवाल मेरा ये है कि अभी 2-3 हफ्ते भी नहीं हुए डील फाइनल हुए हुए, जो एक बहुत बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी थी पाकिस्तान की, वो यहाँ से बेच के जा रही है। वो बेचने के लिए उन्होंने बहुत अरसे से लगाया हुआ था। फाइनली जो उनके डील मामला तय पाए हैं वो इसी नई हुकूमत के होते हुए तय पाए हैं, तो वो बड़ा सस्ता बेच के जा रहे हैं और आप उनके लिए कुछ नहीं कर सके। मतलब उनकी डील बेहतर करवा देते, इंश्योर करवा देते उनको कि अब से उनको पैसे बाहर ले जाने मसला नहीं होंगे, क्योंकि अगेन आप सऊदी अरब को ये गारंटी दे रहे हो, बड़ी अच्छी बात है और होना भी ऐसे ही चाहिए, लेकिन वो एक होता है ना मुहावरा के एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है। तो आप अगर ये इंश्योर करा देते तो सऊदी अरब को आपको कुछ कहना भी ना पड़ता, पूरी दुनिया को कुछ ना कहना पड़ता। दुनिया कहती यार पाकिस्तान तो बड़ा आजकल तेज जा रहा है कि प्रॉफिट फौरन कहता है निकाल लो, कोई मसला ही नहीं। वो नहीं करना, बस दावे वादे, ये दावे और वादे जो है ना ये 75 साल से हो रही हैं। मैं और आप जो कि इस मुल्क के शहरी हैं, हमने ओथ लिया हुआ है, हम तंग पड़ते जा रहे हैं, तो बाहर वाले हमें किस नजर से देखते होंगे, वो क्यों इन्वेस्ट करेंगे, ये मुझे समझ नहीं आ रही। सर बिल्कुल, ये आपने अच्छी निशानदेही की इस सारी चीज़ की। IMF वाला प्रोग्राम जो है उसके अंदर भी देखने का इशू है। अब आप अगर थोड़ा सा चले जाए माजी में, तो नून लीग आई 13 में, IMF के पास नहीं जाना हमने जी, नहीं जाएंगे, इवेंचुअली जाना पड़ा। तहरीक इंसाफ आई कि जी हमने तो नहीं जाना पड़ेगा, असद उमर ने ब्लंडर मारा एक, चले गए, बुरी डील मिली, वो बुरी डील चल रही है एक हद तक। PDM आई, PDM में रज़ाकदार साहब थे, उन्होंने भी कहा कि कोई मसले वाली बात आई डोंट केयर, ठीक है, चले गए। ये पहले फाइनेंस मिनिस्टर हैं, क्योंकि ये गैर सियासी हैं, जिन्होंने बिल्कुल ब्लंटली, मैंने उनके इंटरव्यू सुने और उन्होंने बड़ा एक किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक साफ़ी को डांट दिया कि आपको नहीं पता कि मसले क्या हैं हमारे, और उन्होंने तनकीद की गवर्नमेंट के ऊपर, मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर, माजी की गवर्नमेंट्स के ऊपर कि यार ये ज़रूरत है हमारी। और ये हमेशा से कहते हैं कि ये IMF जो प्रोग्राम दे रहा है वो आपकी बात बिल्कुल ठीक होगी कि जी हमें वो बेरली अलाइव रखना चाहते हैं। बट शुक्र करें इस चीज़ का कि वो चाहते हैं घड़ी घड़ी हमें वेंटिलेटर के ऊपर चढ़ा के उतार भी देते हैं थोड़ी देर के लिए, अच्छी बात है। बट द पॉइंट इज़ कि ये सारा कुछ जो है सर ये फ्रूटलेस होगा, इसके कोई नताइज जो हैं, मुस्बत नताइज जो हैं वो हमें नहीं नज़र आने वाले जब तक ये जो है ना एक किसी का पैर पकड़ के आपने खींचा, अच्छा जी वो नीचे गिरे, उन्होंने आपका पकड़ा, और ये एक सिक्लिकल जो एक चीज़ शुरू हो गई। अब मुझे बात बताएं, जो PTI है तहरीक इंसाफ, इस वक्त सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, नंबर ऑफ सीट्स है वो, एक पार्टी जो है, बाकी तो कोई नहीं है ना, वो मिलजुल के उन्होंने बना ली हुकूमत, बड़ी अच्छी बात है।
आप अगर मुझे दावे से कह सकते हैं कि जी ये हुकूमत में कभी नहीं आएंगे, तो ये बात शायद इनकरेक्ट होगी। मतलब कुछ भी हो सकता है, इस हमने देखा है, होते हुए देखा है, अभी पिछले आप 2-3 साल की बात है। सो क्या वो अग्री करेंगे इस फाइनेंस मिनिस्टर से? क्या वो इस IMF प्रोग्राम से अग्री करेंगे? असल में सर बात ये है कि सॉरी आगे बात काट रहा हूँ, लेकिन ये तो आपने बहुत अच्छी निशानदेही की है। वो तो उन्होंने तो इतना बड़ा ब्लंडर मार दिया कि वो उनके जो एक स्पोक्स पर्सन है मरवत साहब, उन्होंने टीवी पे आके कह दिया कि सऊदी अरब भी मुलव्विस था रिजीम चेंज में। ये इतना बड़ा ब्लंडर है कि हम तो आपको याद है कहते होते थे और आज भी कहते हैं कि हम इमरान खान साहब को हर जो गलत काम माफ़ करने को तैयार हैं। सिर्फ ये जो उन्होंने पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में कशीदगी पैदा की ना, ये रिजीम चेंज ऑपरेशन वाले सारे चक्कर में, ये काबिल माफ़ी नहीं है। और अब ये जो सऊदी अरब की बात कर दी है, वैसे तो बाकी पार्टी ने लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है, भी किया उन्होंने, लेकिन फिर वही बात कि इस तरह की बात आप कर भी कैसे सकते हो नेशनल टेलीविजन पे बैठ के? उसकी वजह ये है, अमेरिका तो फिर वही बात है ना कि एट द एंड ऑफ द डे उसका तो होता है कि अच्छा जी कारोबार और ये और वो, और बस निकलो, मतलब मैनेज कर लो, निकल जाओ, डिस्टेंट हो जाओ, इस तरह के उनका तरीका कार वारदात है। सऊदी अरब बाकायदा आज भी ट्राइबल सोसाइटी है। आप उनके साथ इस किस्म की अगर बातें करोगे, उनके बारे में बातें करोगे, वो आप पे नहीं, वो आपकी आने वाली नस्लों पे कांटे लगा देंगे कि इनके साथ नहीं काम करना। और सर ये हमने देखा है कि सऊदी अरब जो है ऐसे कर सकता है। और इस वक्त देखें ना, दोस्ती का एक पैगाम जो है वो हमेशा हम भी एक्सटेंड करते हैं। उनको हमारी भी ज़रूरत है, ऐसे नहीं कि सिर्फ हमें उनकी ज़रूरत है। आजकल सिर्फ हमें उनकी ज़रूरत है, बट ये इतना रिस्पॉन्सिबल बयान है कि मतलब इस हद तक है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने खुद इसकी अल्लाह से पैगाम पहुँचाया कि क्या हो रहा है। सो PTI के ऊपर सर बैठ के मैंने एक दिन तफसीली गुफ्तगू करेंगे कल के शो में कि वहाँ हो क्या रहा है, समझ से बाहर है कि इतने लूज कैनन्स जो हैं वो उनके धोतिल करते हैं, टीवी पे आके सोशल मीडिया पे बोल देते हैं। सो बाकी सर वापस अगर इस चीज़ में है तो मैं सिर्फ कह रहा था सर कि जब तक इस तमाम पार्टीज़ पे एक इत्तेफाक राय नहीं होती कि यार हमने जो अब इकोनॉमी के ऊपर जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो कभी इस मुल्क में नहीं हो सकता, ये तो मैंने अपने आप को मनवा लिया। जितना हम चाहें वो एक मौका था, लेकिन वो तब भी नहीं होना था, मेरा अपना ख्याल है वो तब भी सिर्फ मौका ही था और कुछ नहीं था। चार्टर ऑफ इकोनॉमी एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर फिर काट रहा हूँ, लेकिन अगर 100% ठीक है, वो तो होना नहीं था। यही मियां नवाज शरीफ थे ना जो मेमो गेट में काले कोट पहन के चले गए थे। सो तब तो इमरान खान नहीं था। सो ये नहीं होना था। ये नहीं होना, ये डेमोक्रेसी वाला नहीं होना। हाँ, इकोनॉमी वाले पे अभी भी मेरी इस तरह की है, ख्वाहिश है सबकी, तमाम लोगों की, और वो ज़्यादा ज़रूरी है मेरे ख्याल में कि आप जो हैं एक प्लान अभी आज बैठे, सारे बैठे। देखें ना, अब तो चीज़ें भी बड़ी स्ट्रीमलाइंड है कि ये एक अपोजिशन भी है, एक हुकूमत भी है। इत्तेफाक से किसी और अपोजिशन को बुलाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि तकरीबन पीपल्स पार्टी जो आजकल अपोजिशन में बैठी हुई वो हुकूमत में भी है, तो बड़े मज़े हैं। तो आपको मतलब ज़्यादा बड़ा कमरा भी नहीं चाहिए, आपको लीडर ऑफ द अपोजिशन चाहिए। जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ साहब, मैं कहता हूँ मियां नवाज शरीफ साहब भी बैठ जाए, चले, उनका भी बड़ा हिस्सा है सारी चीज़ में जहाँ हम हैं 75 सालों के अंदर। बैठ के फैसला कर लें कि यार चार्टर ऑफ इकोनॉमी हमने करना है इस दफ़ा, और मैं चला ये कहता हूँ उसको नोटराइज जो है ना वो काजी फईसा साहब और को बड़े जज हज़रात जो हैं उसके अंदर कह कि ये होगा। हम बात कर रहे हैं कि लोकल जो इतनी बोरोइंग हुई है, 600 बिलियन जो है अभी पिछले एक हफ्ते में लिया है, वैसे 5.5 ट्रिलियन लिया है लोकल बैंक से। ये सरकार के अपने बेसिकली रियासत के अपने खर्चे पूरे नहीं ना हो रहे। अब रियासत के साइज़ को छोटा करना है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि FIA की लेस्को के साथ, गैपको के साथ इन फाइटिंग शुरू हो गई है। ये अभी और मामला आगे बढ़ेगा, ये बहुत ख़तरनाक बात है। यहाँ पे एक और चीज़, जो सरकारी नौकरी लेता है वो पहले से ज़हन बना के आता है कि मैं तो आया ही 2 नंबरी करने हूँ, अगर 2 नंबरी नहीं करनी तो फिर मैं प्राइवेट सेक्टर में जाके ज़्यादा पैसे क्यों ना कमा लूँ। सो इस माइंडसेट के साथ जब लोग सरकारी नौकरी करने आएंगे, और फिर वही बात है जिनके मुंह को खून लग चुका हुआ है, मतलब जितना यहाँ पे रियासती बजट है, आप जैसे ही कट करने की बात करेंगे, आप रियासत का साइज छोटा करने की बात करेंगे, कौन अपना सर पेश करेगा? कौन कहेगा जी अच्छा आप मेरे हेड से पहले काट लें? कोई भी सर बिल्कुल। ये अगेन मैं तो इस तरह कहूँगा कि ये IMF वाली खबर चले, अच्छी खबर है उस लिहाज से, बट हिस्ट्री मतलब बड़ी रीसेंट हिस्ट्री जो है वो अपने आप को रिपीट कर रही है। हम एक प्रोग्राम में गए, एक प्रोग्राम से बाहर आए, अब एक और प्रोग्राम में जाएंगे, अब शायद 2 प्रोग्राम्स में हम जाना चाह रहे हैं, उससे फिर कुछ साल गुजर जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, एक और गवर्नमेंट शायद आ जाए, हम ये नहीं कह रहा आ रही है, शायद आ जाए। वो सारे जो इनके प्रोग्राम हैं, सारे IMF के अलावा जो सारे इन्होंने मंसूबे हैं वगैरह चीज़ें हैं, उनको डीरेल कर दें।
तो ये जो लाइफलाइंस हैं जो आप कह रहे हैं बेयरली अलाइव वाली बात जो है वो कितनी देर तक आपको करेंगे? वो कहेंगे यार आप लोग आपस में कुछ मिल के कर ले तो हम आपको ताहत आपकी मदद करने को तैयार हैं। एक ब्रेकिंग पॉइंट इनका भी आ जाएगा, वरना वो कहेंगे यार ये आपस में इनका कोई वन ट्रैक एजेंडा है ही नहीं। इस पे वसतुल्लाह खान साहब ने कहा है ना कि बाकी ममालिक मजबूरन IMF के पास जाते हैं, हम आदतन जाते हैं, हम इसको अपनी इनकम समझते हैं। हमारे तो बजट इसी तरह बनता है, हमारा जो बजट का नंबर्स होते हैं उतना जिस वक्त बजट पेश होता है तो वो आगे इतना रेवेन्यू हम कैसे कमाएंगे ये तो उसमें लिखा ही नहीं होता। वो तो होता ही है कि बाकी फिर इथों आ जाएगा तो उनको फड़ लांगे तो मांग लांगे। सो पर बेसिकली सिचुएशन जो है वो काफ़ी खतरनाक है। ये इस चीज़ की चले थोड़ी सी हम पॉजिटिव नोट से स्टोरी ये वाली एंड कर देते हैं कि कैसे सर वो कोशिश करने लगा सर वो ऐसे सर कि एटलीस्ट ये कि हमारे जो इस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो जो रियल और क्लियर पिक्चर है ना उससे आगाह हैं खुद, और वो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अभी तक हमें लग रहा है आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन जाहिर है उनका भी पहला हुकूमत के अंदर काम करने का पहला उनका तजुर्बा है, तो हुकूमत से बाहर रह के काम करना एक अलग बात होती है, हुकूमत के अंदर रह के काम करना एक टोटली मुख्तलिफ चीज़ होती है। बड़े लोग होते हैं जो कि आपको रुकावटें पैदा भी करते हैं और ख़ुद आप भी सोचते हैं फिर कि यार ये क्या हुआ। तो बहरहाल सर देखते हैं ये वाली चीज़ों। एक और ख़बर जो है वो कर लेते हैं। मिश वासिफ साहब ने एक चीज़ की है, एक समरी जो है उन्होंने अप्रूव कर दी है। वो समरी सर ये कहती है कि 65 साल की जो एज लिमिट है अपॉइंटमेंट्स की वो रिमूव कर दी गई है। सो और ये फेडरल मिनिस्ट्रीज और डिविजन्स की हद तक है जितना मेरी इंफॉर्मेशन कहती है कि अब आपने अगर उस एज से ऊपर भी आप हों तो आप जो है कर सकते हैं, आप अपॉइंट हो सकते हैं किसी फेडरल मिनिस्ट्री में या किसी और जगह। सर एक तो पहले ही इधर बूमर अंकल नहीं होते, आप इन्होंने कहा है कि हम मतलब किसी को रिटायर ही नहीं होने देंगे, ये बड़ा मसला है। एक तो मेरा वैसे ही ये ख्याल है कि बहुत माजरत के साथ तो हम भी हालांकि उस एज को पहुंचने वाले हैं, और मैं तो बारहा ये कहता हूँ कि मैं तो अब अपने कारोबारी और हर किस्म के जो प्रोफेशनल मशवरे हैं वो मैं यंगर लॉट से लेता हूँ। तो और अनकरीब आप उस जगह पे पहुँचना कि 50 के बाद तो आपको पता ही नहीं होता कि दुनिया कैसे चल रही है, दुनिया इतनी बदल गई होती है। एक बहुत बड़ी पेंटिंग है बहुत मशहूर, वो आप गूगल पे लिखेंगे तो आ जाएगी, उसका नाम है द स्क्रीम। सो उसमें एक पैसेज है, एक ब्रिज सा है और उसमें सबसे आगे एक खातून है, सब पीछे उनके 2 मर्द चलते आ रहे हैं, उसके पीछे भी कोई चलता आ रहा है। जो सबसे आगे हैं खातून या मर्द जो भी हैं वो आके जहाँ से पेंटिंग बनी हुई है जहाँ से आप देख सकते हो वो स्क्रीम कर रहे हैं और पिछले वाले बड़े आराम से आपस में गुफ्तगू करते हुए आ रहे हैं। सो उसकी इंटरप्रिटेशन जो है ना जो सबसे अच्छी मुझे लगी है वो है ये कि जो पैसेज के एंड तक आ गया ना उसको समझ आ गई है, लेकिन वो स्क्रीम कर रहा है, कोई उसको सुन भी नहीं सकता। उसकी वजह ये कि उसका एक्सप्रेशन ही बदल गया है। अब जो यंगर लॉट है उसका एक्सप्रेशन ही और एक तो ये कि मेरा ये ख्याल है कि इन बाबों को पता ही कुछ नहीं है। सर इसी बात पे आपको रोकूंगा जब पता ही कुछ नहीं यहाँ रोक दूंगा। यहाँ पे जाना है ब्रेक के ऊपर, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन ब्रेक से पहले बात कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब ने एज लिमिट जो है अपॉइंटमेंट्स की 65 से हटा दी गई है, समरी मूव कर दी गई है। तो सर अब जो है आप जैसे कह रहे थे जो बाबूज़ हैं वो अब मज़ीद भर्ती हो सकते हैं इदारों के अंदर जो हैं, उनकी रिटायरमेंट एज जो है वो भी आगे कर दी गई है। तो सर ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है सर। एक्सपीरियंस जो है ना वो उसका कोई सर मुतबादिल नहीं है। सर आप देखते नहीं है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जब खेल रही होती है जैसे ही दोनों एंड्स पे तजुर्बा पिच पे आता है ना तो उसके बाद एक्टिविटी खत्म हो जाती है। बस वो खड़े हैं, ना स्कोर हो रहा है ना आउट हो रहे हैं। सर वैसे तो देखे ना जो गोरा है उसने तो देखिए सिस्टम जो है ना अपना बड़ा सेट कर लिया था। वो भी गालिबन 60-65 ही उनकी रिटायरमेंट एज है, उनकी भी ऊपर नीचे होती रहती है। बाय द वे ये दुनिया भर में ये डिबेट अभी इसके अंदर फैसला नहीं हुआ मुकम्मल तौर पे हतमी हद तक कि जी क्या है सही रिटायरमेंट एज। ये साइंस ही हमें बता सकती है यार इस एज पे रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन अज्यूम कर लें 65 है। लेकिन वहाँ पे एक रिटायरमेंट प्लान जो है ना वो 50 साल की उम्र के बाद ना 15 साल के अंदर अंदर आप बना लेते होते हैं। उसमें ये होता है कि देखें ना 2-3 चीज़ें। एक तो ये कि उनके जो बच्चे होते हैं जब वो 18 साल के होते हैं वो उनको छुड़ा मार के घर से बाहर निकालते हैं, जाओ नौकरी लो, अपना घर लो, अपना शादीशुदी करनी कर लेना, बुला लेना, आ जाएंगे, और फिर वो निकाल देते हैं। वहाँ तो बड़ी एक शर्मनाक
चीज़ मानी जाती है कि अगर एक शख्स जो 18 साल की उम्र के बाद भी अपने पेरेंट्स के साथ रह लो, बल्कि लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। यहाँ पे अगर आप 18 के होएं और अपने घर वालों को जिक्र भी कर दें कि जी मैं मूव आउट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ और मैं इंडिपेंडेंस ज़्यादा, तो वो कुछ लोग तो रोना शुरू कर देंगे, कुछ लोग आपको मारेंगे, कुछ लोग आपको डांटेंगे, और शायद ये भी हो कि वो कहे कि कहीं भी नहीं जाना। मतलब उल्टा आपके ऊपर जो है मजीद रिस्ट्रिक्शन जो आपने 18 साल में कमाई है, रिस्ट्रिक्शन आपने कम की है, वो उतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पे उल्टा निज़ाम है। एक तो इसलिए फिर एक किसी शख्स को काम जो है वो हमेशा के लिए, जब तक उसके अपने बच्चे बहुत इंडिपेंडेंट नहीं होते, तो करते रहना चाहिए, करते रहता पड़ता है उसको। तो एक तो ये बहुत बड़ा मसला है। दूसरा सर, यहाँ पे कोई ऐसा मुझे बताएं, रिटायरीज जो हैं, जो रिटायर हो जाते हैं, वो क्या करें? देखिए ना, वहाँ पे तो अगर जैसे फ्लोरिडा जो है वो रिटायरमेंट स्टेट है अमेरिका का, फ्लोरिडा के अंदर मेरे ख्याल में कुछ 300-400 गोल्फ कोर्स हैं, तो गोल्फ खेल लें वहाँ पे, और मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। यहाँ पे हमने चलें एज जो है उसको जो भी रखें, बट उसके इर्द गिर्द हुकूमती लेवल पे कोई लवाजमात तो होना कि यार इस एज के लोग जो हैं वो कुछ करें। ऐसे तो ठीक नहीं। ये आपकी बात आपने ना बिल्कुल सही नब्ज पे हाथ रख दिया है कि यहाँ पे तो 35 साल का लौंडा भी घर नहीं छोड़ता। अच्छा, और उसको छोड़ने दिया भी नहीं जाता, उसको सीधा सीधा कहा जाता है कि बेटा देखो आप मुल्क छोड़ के चले जाओ। वो ठीक है, अगर आप मुल्क में रहोगे तो आपने इसी घर में रहना है, वरना हम रिश्तेदारों को क्या बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब उस एक लौंडा जिसको आपने कुछ करने ही नहीं दिया, तो वो फिर आपके टुकड़ों पे पल रहा है। अच्छा, वो जब आपके टुकड़ों पे पल रहा है तो फिर अब वो डिमांड बीच में करता है कि अच्छा फिर स्टेक ही वड्डी करो मेरी, तो फिर आपने उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खिलाने हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरियां और पर्क्स और माल चाहिए जो सरकारी नौकरियों से मुतसल होता है। सो ये हर वो चीज़ करते हैं। यही अगर ये बच्चे को 18-20 साल की उम्र में घर से निकाल दें और उसे कहें कि अब सारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तुमने खुद अपने लिए पैदा करनी है, पढ़ा दिया तुम्हें, तो ये शायद इनको ना करना पड़े, लेकिन फिर भी ये करेंगे। इनको ना रेलेवेंट रहने का बहुत शौक है। ये मानने को तैयार नहीं है कि मतलब, हालांकि होना तो ये चाहिए कि यार आपने बड़ी सक्सेसफुल जिंदगी गुजारी, मतलब अब आप जिम खाना में बैठ के चिलिंग कर सकते हो, और क्या चाहिए जिंदगी में। लेकिन वो ना इररेलेवेंट होना नहीं मानते। वो हर वक्त चाहते हैं कि वो लोगों की तकदीरों के फैसले करें। उनको ये बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो लोगों की तकदीरों के फैसले करते हुए जो गुनाह कमा रहे हैं ना, वो उससे उनकी बचत हो सकती है। मतलब एक खास टाइम था, अब आज मतलब मुझे कोई काम करना पड़े तो शायद मैं नहीं भी पसंद तो इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे किचन चलाना है। अगर मेरा किचन चल पड़ा है और अब उसको मजीद ज़रूरत नहीं है रोज़ उसके अंदर फ्यूल डालने की, तो मैं तो बहुत सारे काम, और ख़ास तौर पे ऐसे काम जिनसे मतलब एक काम वो होता है कि जो मैं करता हूँ और उससे किसी और को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक वो काम है जो हज़ारों करोड़ों लोगों के मुकद्दर के फैसले करता है। मैं तो वो बिल्कुल नहीं करना चाहता कि मतलब मैंने एक जानबूझ के गलती, तो एक और चीज़ होती है अगर मेरे से गलती से भी कुछ हो गया तो उसका भी मतलब मैं इधर भी जवाब दूँ। मैं अपने एक तो कॉन्शियसनेस के साथ, मैं अपने ज़मीर के साथ कैसे ज़िंदा रहूँगा, फिर आगे जाके क्या होगा। यहाँ पे लोगों को बिल्कुल कोई परवाह नहीं है। खैर जहालत भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इनको लगता है कि इनको पता है, और जो इनको पता है वो बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि कोई इनको ये बताने वाला भी नहीं कि तुम जाहिल हो, तुम्हें नहीं पता। सर ये बाबाज एंड बाबूज जो है ना, ये लेकिन कैंसर है इस मुल्क का। लेकिन सर ये चले आपने सर कह ही दिया, बट हमने तस्लीम करना पड़ेगा कि जो जेरियाट्रिक कम्युनिटी है, हर एक माशरे का वो हिस्सा होते हैं, वो उसके अंदर उनका कोई कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं। कुछ जगहों पे वो एक बोझ भी समझे जाते हैं, लेकिन फिर भी सर कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना उनके बारे में भी। और सरकार एक चीज़ इंश्योर करे, वो ये है कि जिस बाबू को इन्होंने दोबारा हायर करना है ना, उसको उतनी देर पेंशन तो ना दे जितनी देर नई नौकरी पर रखा हुआ है। बिल्कुल सर। बाकी सर ये अगेन ये बात ये होता रहता है। ये अगर ऑडियंस को लग रहा है कि ये बड़ी कोई ज़बरदस्त और बड़ी जिद्दत लाए हैं शहबाज शरीफ साहब इसके अंदर, ये एज जो है ये ऊपर नीचे होती रहती है। ये एज जो है ना ये फ्लूइड है, ये ज़रूरत के हिसाब से होती है कि क्या, और सर इसके पीछे भी यकीनन कोई एक लिस्ट होगी। मतलब हमें नहीं पता, मैं वैसे ही मेरा अंदाज़ा है कि यार कुछ ऐसे लोग हैं जो हायर होने पड़ेंगे, और इसलिए भी शायद हायर हो रहे हो क्योंकि बहुत काबिल हों, लेकिन एक ये टेक्निकलिटी की वजह से नहीं हो पा रहे, तो थोड़ी देर के लिए बढ़ा देंगे, फिर नीचे ले जाएंगे। ये चलता रहेगा सर, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है सर। बहरहाल आज के लिए सर इतना ही, इजाज़त लेते हैं नाज़रीन। कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।